वेलकम पीएटी एस्पिरेंट्स। तो स्वागत है कृषि कोचिंग डोंगरगांव में। आज हम सीजी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2026 के टॉप 10 एमसीक्यू को कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि प्याज में वानस्पतिक रूप से, है ना, जो प्याज का जो वानस्पतिक रूप से निम्नांकित प्रकार की संरचना है, मतलब प्याज किस प्रकार की संरचना है ये पूछा गया है। ठीक है, शल्ककंद है कि घन कंद है कि प्रकंद है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्याज जो है कौन सी संरचना है, कैसी संरचना है, तो ये है शल्ककंद। ठीक है, शल्ककंद को हम कहते हैं बल्ब। ठीक है, बल्ब कहते हैं। इसमें प्याज के साथ साथ लहसुन भी आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में प्याज के साथ साथ लहसुन भी आएगा। इसके बाद फिर घन कंद। ठीक है, घन कंद को बोला जाता है कॉर्न। ठीक है, इसमें आएगा आपका जिमीकंद। ठीक है, जिमीकंद के साथ आएगा इसमें कोचई या फिर अरबी जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा कंद। कंद को कहा जाता है ट्यूबर। ठीक है, ट्यूबर में आएगा आलू। इसके बाद आएगा प्रकंद। तो प्रकंद को इंग्लिश में बोला जाता है राइजोम। ठीक है, और राइजोम का एग्जाम्पल क्या है? अदरक और हल्दी। ठीक है, तो 4 ऑप्शन से इतने प्रकार के आंसर निकल के आते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यही था कि प्याज वनस्पतिक रूप में किसके प्रकार का, तो शल्ककंद। ठीक है, यानी कि इसको क्या कहा जाता है? बल्ब कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है कि निम्नांकित में से आम की वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है, यह पूछा गया है। ठीक है, इसमें होगा कलिकायन है, गुटी है, उपरोपण है कि कर्तन है। ठीक है, तो आम की जो वानस्पतिक प्रवर्धन की विधि होती है वो होती है उपरोपण की विधि। ठीक है, इसको बोला जाता है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इसे कहा जाता है। और ग्राफ्टिंग में किस प्रकार, यानी कि कौन सा ग्राफ्टिंग, तो वीनियर ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है। वीनियर ग्राफ्टिंग का यूज किया जाता है आम के प्रवर्धन के लिए। ठीक है, इसमें इनार्चिंग भी यूज किया जाता है। इनार्चिंग भी यूज किया जाता है। ठीक है, ये दक्षिण क्षेत्र में यूज होता है अधिकतर, दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है, नॉर्मल में वीनियर ग्राफ्टिंग आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी कौन सी है, पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे कम जल धारण क्षमता वाली मिट्टी होती है रेतीली मिट्टी। ठीक है, जिसे सैंडी सॉइल भी कहा जाता है। सैंडी सॉइल, जिसमें रेत के पार्टिकल ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सैंडी सॉइल कहा जाता है। इसके विपरीत अगर ये पूछा कि भाई सबसे अधिक जल धारण क्षमता वाली, तो जल धारण क्षमता उसी में होगी जिसमें जो क्ले के पार्टिकल हैं वो ज़्यादा मात्रा में होंगे। ठीक है, जिसमें क्ले के जो पार्टिकल हैं वो ज़्यादा मात्रा में होंगे, जैसे कि काली मिट्टी। ठीक है, काली जो मृदा होती है उसकी जो जल धारण क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी क्षेत्रों में निम्नांकित प्रकार की रोपण पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, कौन से क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसके लिए एक ही विधि है, कंटूर। ठीक है, समोच्च खेती, हिंदी में समोच्च खेती बोला जाता है, समोच्च खेती। और इसे और क्या कहा जाता है, तो कंटूर फार्मिंग या फिर कंटूर खेती इसे कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है, तो सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा खेती भी इसे कहते हैं। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गंटर चेन की लंबाई कितनी होती है। ठीक है, तो गंटर चेन की लंबाई होती है 66 फीट। ठीक है, गंटर चेन की लंबाई होती है 66 फीट। और गंटर चेन में कितनी कड़ियां होती हैं? ठीक है, कितनी कड़ियां होती हैं? तो 100 कड़ियां होती हैं। ठीक है, और प्रत्येक कड़ी की लंबाई कितनी होगी? प्रत्येक कड़ी की लंबाई होगी 0.66 फीट। ठीक है, 0.66 फीट होगा। ठीक, इसी प्रकार अगर हम और आगे देखें तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इंजीनियर चेन की लंबाई कितनी होती है? तो 100 फीट। ठीक है, कड़ी की संख्या पूछा जाए तो कड़ी की संख्या वो भी 100 होती है। और एक कड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो वो होगी 1 फीट। ठीक है, इसी प्रकार एक और चेन आता है रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन की लंबाई कितनी होती है? 33 फीट होती है। ठीक है, और कड़ियों की संख्या होती है 16। ठीक है, ये हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 66 फीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गेहूं में CRI यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन अवस्था, ठीक है, इसे शिखर जड़ भी कहा जाता है। शिखर जड़ या फिर ताजमूल जड़। ठीक है, ये दो प्रकार से कहा जाता है। तो पूछा गया कि बोने के कितने दिन बाद वो आती है? तो बोने के 20 से 25 दिन के बाद ये अवस्था आती है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट पूछा जाए तो 21 दिन में ये अवस्था आ जाती है। ठीक है, और ऐसा डेज के बारे में पूछा जाए तो 20 से 25 दिन का समय लग जाता है, और अगर एग्जैक्ट पूछा जाता है तो 21 दिन में ये जो अवस्था है आ जाती है। ठीक है, ये इसकी क्रांतिक अवस्था है। क्रांतिक अवस्था, अगर इस स्टेज में इसे सिंचाई नहीं दिया गया, ठीक है, सिंचाई अगर नहीं मिलती है, ठीक है, तो इसका सीधा इफेक्ट दिखता है इसके उपज पर। ठीक है, गेहूं की उपज पर दिखता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्लाइसिन मैक्स का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, तो भाई धान का तो ओराइजा सटाइवा होता है। ठीक है, मूंगफली का एरिकिस हाइपोजिया होता है। एरिकिस हाइपोजिया। चने का होता है साइसर एरिटिनम। ठीक है, तो अब बचता है सोयाबीन। सोयाबीन का होता है ग्लाइसिन मैक्स। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोयाबीन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित अमरूद की एक किस्म है। ठीक है, मतलब पूछा गया कि भाई अमरूद की किस्म निम्न में से कौन सी है। ठीक है, तो लखनऊ 49 ये सबसे प्रसिद्ध किस्म है। ठीक है, किसकी किस्म है? अमरूद की किस्म है। अब लखनऊ 49 को और किस नाम से जाना जाता है? तो सरदार गुआवा। सरदार गुआवा के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः समाप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, तो देखो पाश्चुरीकरण में क्या होता है? पाश्चुरीकरण में
जो हानिकारक जीवाणु होते हैं, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, है ना, वो नष्ट हो जाते हैं और लाभदायक वाले बच जाते हैं। लाभदायक जीवाणु जो हैं वो जीवित रहते हैं, ठीक है। लेकिन निर्जमीकरण में क्या होता है, दोनों प्रकार के जो जीवाणु हैं, दोनों प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। तो पूछा गया कि भाई सूक्ष्म जीवों को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्जमीकरण, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में खाली स्थान प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, ठीक है। तो सभी जानते हैं कि भाई यूरिया में 46% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर डीएपी में देखें, डीएपी का फुल फॉर्म होता है डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है। अब इसमें फास्फोरस भी होगा और नाइट्रोजन भी होगा। तो फास्फोरस की मात्रा होती है 46% और नाइट्रोजन की मात्रा होती है 18%, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, चने में निपिंग की जो प्रक्रिया होती है वो क्यों की जाती है, ठीक है, ये स्पेशल प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है। तो चने में निपिंग की प्रक्रिया की जाती है शाखाओं की वृद्धि के लिए, यानी कि शाखाओं को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चना जो है वो शाखाओं में ज़्यादा लगता है तो हमको उसकी हाइट की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो टिप पोर्शन होता है, ठीक है, इस टिप पोर्शन को हम क्या कर देते हैं, ट्विस्ट करते हैं, यानी कि तोड़ देते हैं, ठीक है। आप इसे हार्मोन से भी हार्मोन के यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हाथ से भी अपन क्या करते हैं, ऊपर का जो भाग होता है उसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने से क्या होगा, ऊपर में जो ऑक्सिन होता है, ठीक है, वो लेटरल ग्रोथ करता है, यानी कि साइड्स की जो ब्रांचेस होती हैं उसको बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, चने में उपज जो है वो ऑटोमेटिक बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो चने में जो स्पेशल प्रैक्टिस किया जाता है उसको बोलते हैं निपिंग, और निपिंग करने के पीछे का कारण क्या होता है, तो शाखाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का जो एमसीक्यू है वो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पीएटी एस्पिरेंट है उनको ये शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।